और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। आगे चलते हैं फटाफट। आपने बोला कोविड, तो कोविड से शुरू करते हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में टेस्ट और स्मेल लॉस नहीं। जाने जयपुर के डॉक्टर्स ने क्या कहा। तो इस बार जो नया वेरिएंट आया, इसमें हमने बताया तमाम सारे म्यूटेशंस है। उन म्यूटेशंस में एक ये भी है कि इस बार स्मेल और टेस्ट लॉस नहीं हो रहा, यानी स्मेल भी आएगी बाकायदा, आपको खाने की खुशबू बदबू सब कुछ आएगी, और टेस्ट भी आपको खाने का पूरा आएगा। तो अब तक जो था ना कि यार स्मेल नहीं आ रही, तो शक हो जाता था कुछ हो रहा है, अब तो वो भी नहीं है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर पता कैसे करेंगे कि हमको ओमिक्रॉन हुआ है या हमको कोविड हुआ है। खैर, कुछ ना कुछ सर्दी जुकाम जैसे लक्षण अभी भी हैं इसमें। थैंक गॉड कि 100% म्यूटेशन नहीं हो गया, नहीं तो बिल्कुल कांड हो जाता। 30 से ज़्यादा म्यूटेशन उस समय हमने आपको बताया था हो चुके हैं इसके, है ना। मास्क लगाओ एकदम चकाचक। ये लो भाई साहब, ऐसे मास्क लगाने की नहीं हो रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये मास्क लगाना है, ये चीटिंग है भाई, ये मास्क लगाने में नहीं आएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से। और ऐसा मेहरबानी करके कोई मास्क ना लगाए, माफ़ कर देना बाबा, अपन ने ऐसा कभी नहीं बताया, सॉरी टू से। हाँ, ये डबल मास्क लगा के और ये गाय भैंस की तरह जुगाई करने की बात नहीं हुई है अपनी। तो भैया ऐसा मत कर देना मेहरबानी करके, ऐसा मास्क मत लगाओ यार, हार्ट अटैक से ही मैं किसी दिन निपट जाऊंगा। हाँ? तो साहब, ऐसे ऐसे लोग नए नए आइडिया ईजाद कर रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर, ऐसे आइडिया ना ईजाद करें। जो मास्क लगाना उसको प्रॉपरली लगाएं, पिन वाला मास्क खरीदें, बिना पिन वाला अवॉइड करें, और उसको नाक पे से दबा ज़रूर लें ताकि वो बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स हो जाए, है ना। वैसे जो N95 वगैरह जो आ रहे हैं वो एकदम फिक्स होने वाले आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेंगे, राइट। तो मास्क का ज़माना भी चलेगा। अच्छा ना, इस बहाने वो पॉल्यूशन वॉल्यूशन बच, कितना पॉल्यूशन होता था यार, नाक में काला काला भर जाता था, धूल भर जाती थी, नहीं अच्छा लग रहा। मेरा को तो वो भी अच्छा लगता, वो लड़कियां पूरा बांध बूंद के निकलती डाकू की तरह, ऊपर से चश्मा लगा के, ले आओ, रट्टा ही नहीं। वो किसी और पर्पज़ से निकलती, पर वो पॉल्यूशन के पर्पज़ से बड़ा अच्छा है। इन्फॉर्मेशन की जब बात होती है तो उस इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी आज हमको लगी, हमने कहा ज़रा आपके साथ साझा कर लें। इनसे मिलिए, लगभग 19 वर्ष की इनकी उम्र है। सीधी सादी दिख रही, लगता किसी लफड़े में पड़ गई हैं। दिशा साहू पुत्री संजीव साहू, निवासी कटरा थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी, उम्र करीब 19 वर्ष, लंबाई 4 फुट 10 इंच, दिनांक 7/11 से लापता हैं। रंग गेहुआ है, इकहरा बदन है, लंबा चेहरा है, काले बाल हैं। ये आपके सामने है, ठीक है। ये आपको कहीं भी मिले, कहीं भी मिलती है तो इनकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को तत्काल दी जाए। इस बारे में जानकारी मिलने में कृपया दिए गए नंबर पर सूचित करें। क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर, नंबर है 9454401435। प्रभारी निरीक्षक थाना मऊरानीपुर, नंबर है 9454403650। आप एक बार और तस्वीर को बहुत अच्छी तरह से देख लें। ये बच्ची जहाँ भी मिले, इसको मेरी बच्ची मानकर तुरंत तत्काल इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। दिल्ली के लोग खास ध्यान दें, उत्तर प्रदेश के लोग भी ध्यान दें, और महाराष्ट्र, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं, कृपया इस तस्वीर को ध्यान से देखें, और ये जहाँ भी मिले बच्ची, इसको तत्काल इसको पुलिस के हवाले करने का कृपा करें। अब एक वीडियो है, लोग कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बहुत भयंकर वीडियो है। बहुत सारे लोग आप में से एकदम उनका जी मिचला जाएगा, घबरा जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर जब मैं विचलित हो सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद हम सबक ले लें, शायद हम सबक ले लें, शायद बहुत सारे आने वाले लोग, बच्चों की जान बच जाए उससे। ये बच्चा बाइक पर बैठा हुआ है, और बाइक पर बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप देखिएगा, ज़रा देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये बच्चा बाइक हिलाने लगता है, ये बच्चा बाइक हिलाने लगता है, और ये बाइक गिरी,
एंड देयर देयर इट गोज, ट्रक ओवररन हो गया, ऑन द स्पॉट बच्चा ख़त्म हो गया। ये देखिए, इसलिए बच्चे को कभी भी किसी भी हालत में बच्चे को बाइक पर नहीं छोड़ना है। ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं बचा। बहुत दुखद ये वीडियो है, बहुत विचलित कर देने वाला ये वीडियो है। और एक ज़रा सी असावधानी, ज़रा सा एक कहता ना लेड बैक एटीट्यूड, ख़त्म हो गया बच्चा। ये बच्चा भविष्य बन सकता था भारत का, ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ बन सकता था, कुछ कर सकता था। ये जान बिल्कुल फ्री में चली गई, एकदम फ्री में चली गई, सिर्फ इसलिए चली गई एक ज़रा सी लेतलाली, ज़रा से जो कहते हैं ना कॉशियस नहीं रहने के कारण। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हर पल मौत है, उससे बचकर चलना है। हम लोग उल्टा एटीट्यूड लेकर चलते हैं कि आराम से, ज़िंदगी तो बहुत लंबी है लेकिन वो तब है ना जब हम उसको तरीके से जिएंगे। तो मेहरबानी करके ऐसा कोई ना करे, बच्चों को बाइक पर कतई ना छोड़े। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। मैं अपने घर पर आया और मैं लॉक खोलने लगा, मैंने बच्चे को एक्टिवा पे स्कूटी पर छोड़ दिया और बच्चा उस पर से उतरा। मैं पहले उतर गया, वो बाद में उतरा, ठीक है ना। मैंने कहा खड़े रहो, लेकिन उसने खड़े रहा। बच्चा कभी सुनता थोड़ी है, बच्चा उतरा। और जब उतरा तो उसने हुआ क्या, हैंडल का इस तरफ की जगह यूजुअली क्या होता है, जब ऐसे रखते हो तो एक्सीलेटर वाला साइड ऊपर होता है, तो एक्सीलेटर वाला साइड पकड़ के उतरा तो एक्सीलेटर घूम गया और जूम करके बाइक जो है धड़ाम से दूसरी गाड़ी में जाके पड़ी। वो तो किस्मत अच्छी थी, वो उससे हट चुका था, नहीं तो गाड़ी के समेत वो भी चला जाता। तो उस दिन के बाद से क्या, वैसे 99% हमेशा मेरी ये आदत होती कि गाड़ी को ऑफ़ कर दो, बंद कर दो, पहले सबको उतार दो, फिर लास्ट में उतरो। कभी ऐसी चूक हो जाती, गलती हो जाती, जब ऐसा सोचा कि बच्चे को बैठे रहने दो, गाड़ी के समेत अंदर कर देंगे, फिर ये करते, वो छोटी सी चूक भी कभी कभी भारी पड़ती है। और यहाँ तो जीवन ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए छोटी छोटी चूक, एक एक चीज़ से ना हमको सबक ले लेना चाहिए। हाँ, इसी न्यूज़ की तो ये है व्लादिमीर पुतिन और मोदी। और क्या हुआ, बहुत शॉर्ट विजिट पर आए थे, कुछ घंटों की विजिट थी। इंडिया रशिया साइन 28 पैक्ट्स टू कोऑपरेट ऑन टेररिज्म अफगानिस्तान। 28 समझौतों पर साइन हुए, 28 समझौतों पर। बताइए, सबसे मज़े की बात यह है कि 2 साल से हमने व्लादिमीर पुतिन को कहीं भी जाते नहीं देखा, जब से कोरोना वायरस आया है वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और अच्छी से अच्छी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी जो है पोस्टपोन कर दे रहे हैं। भारत लेकिन वो ज़रूर आए, भले ही कुछ घंटों के लिए आए, लेकिन भारत आए, मोदी से मिले, बिना मास्क के मिले, बड़ी गर्मजोशी से मिले। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने। अब इस जो अल्प बैठक में, अल्प मुलाकात में, उसमें भी क्या हुआ ज़रा उसको भी देख लीजिए। हामिद खान को गजवा हिंद लग रहा है। अरे भाई, वो पुतिन आ गया दादा, गजवा हिंद नहीं खजवा हिंद कर देगा वो आपका। भाई दादा, आपका नाम गायब होने वाला पाकिस्तान का, आप कहाँ लगे हो। 28 समझौतों पर साइन हुए, अलग अलग है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर हुआ है, कोऑपरेशन को, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ, प्रोटोकॉल में हुआ, कल्चरल प्रोग्राम में हुआ, ठीक है। तमाम सारे एग्रीमेंट हुए, बहुत सारे, 28 एग्रीमेंट हैं ये, है ना। अकाउंटिंग के आईसीएआई का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसको लेकर एमओयू साइन हुआ। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रीज को लेकर हुआ। तमाम सारी चीज़ें हैं जेएसडब्ल्यू के बीच में, और उनके उसमें स्पोर्ट्स को लेकर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्रूड ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रोसनेफ्ट के बीच में ये भी हुआ है ना। इसके कई सारे समझौते तमाम सारे हुए, फिकी बीसीसीआई के तमाम सारे और समझौते हुए। तो ये 28 समझौते हुए और बहुत इम्पॉर्टेंट हुए। इनको अगर आप डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये 28 समझौते बहुत आवश्यक थे भारत के लिए होना। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने। और जैसे अभी आईसीआई के लिए, एमओयू के लिए किसी ने धन्यवाद दिया भारत सरकार को, तो और भी बहुत सारे जो जिस फील्ड का उसको समझ में आता जाएगा, वो तमाम सारे ये जो हैं 28 समझौते, उनको आप एक बार देखें, आपको समझ में आएगा कि कितना फ़र्क हुआ और क्यों ये बहुत आवश्यक था और क्यों ऐसे ही मौके पर उनको आना पड़ा। भारत तरक्की करे उसके लिए क्रूड ऑयल से संबंधित है तमाम सारे और समझौते हैं।
तो भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसमें उसमें सब में तरक्की करे, वो सारे समझौते भारत ने किए हैं, राइट। फिर वही बात, भारत आगे बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ लोग तो ऐसे ग्रहण लगा के बैठे हैं ना कि भारत को आगे ना बढ़ने देना है। वो कौन है? शुभम जी, धन्यवाद, उनको देख लें। मिल गई आपको चंडाल चौकड़ी। फार्मर्स प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट एग्रीज टू विड्रॉ केसेस, यूनियंस सीक क्लैरिफिकेशन ऑन 3 इश्यूज। लीजिए साहब, आज अचानक ये खबर आई शाम के आसपास कि कल ये आंदोलन उठ जाएगा। आज फिर से पुनः दोबारा वही पुनरावृत्ति हुई। शाम के 6 बजे के आसपास, बल्कि 5 बजे के आसपास ये खबर आई हमारे पास, सूत्रों से जो खबर आई वही आई कि कल आंदोलन उठ जाएगा। हमने कहा भाई ऐसे कैसे उठ जाएगा? बोले नहीं, लगभग पूरी खबर है, सरकार ने जो है ये मान लिया कि भाई मांगे वापस ले लेंगे। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐसा कहीं भी नहीं कहा है, पर जो हम लोग के बीच में जो बातचीत होती है कि भाई सरकार केसेस भी वापस ले रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, ठीक है। तो जब सब कुछ वापस ले लेगी तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस बात पर लगभग समझौता बन गया था। फिर एक फ़ोन आ गया कनाडा से, ओफो, गुलामों के पास फिर एक फ़ोन आ गया, कनाडा से फ़ोन आ गया गुलामों के पास। बोले गुलाम, उठने का नहीं, उधर ही बैठने का, उठने का नहीं है तेरे को। तो साहब फिर परेशानी हो गई। फिर शाम के बाद में फिर ये वाली बात हो गई, अब कल 2 बजे मीटिंग होगी। आज स्थगित हो गई मीटिंग, कल 2 बजे होगी। अब कल 2 बजे होती है, देखें क्या होता है कल 2 बजे की मीटिंग में। कल ये मानते नहीं मानते, मतलब किसानों का तो मुद्दा सुलझ चुका है पूरा। अब ये जो बेचारे बैठे हुए हैं अपनी राजनीति करने, इन बेचारों को ये समझ में नहीं आ रहा ये करें तो करें क्या, ये जाएं तो जाएं कहाँ। सारे के सारे फंस गए। सरकार क्यों समझौता नहीं, ये सिर्फ अभी ये हवाबाजी भी हो सकती है, क्या है क्या नहीं मालूम नहीं। एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी की एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस पर कमेटी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों में प्रतिनिधि कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। हम इसमें स्पष्टता चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब इनका कहना है कि सरकार से ऐसा लेटर आया है। सरकार का कहना है कि लेटर कौन सा, हमें ये दिखा दो। शाम तक कहानी बदल गई, मतलब कि ये झूठ बोला जा रहा था कि ऐसा कोई लेटर आया है जिसमें सरकार ने ये कहा है। चलिए, दूसरे कहते हैं जहाँ तक किसानों के आंदोलन के वक्त के केसों के सवाल है, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि आंदोलन वापस खींचने के तत्काल बाद ही केस वापस लिए जाएंगे। ऐसा इनका कहना, हमारे पास लेटर आया है, उसके रिप्लाई में है ये। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन पर भी केस पर भी आंदोलन वापस लेने के बाद केस वापस लेने की सहमति बनी है। यानी जो यूएपीए वाले जो केस हैं वो भी वापस लिए जाएंगे, यानी 26 जनवरी वाले भी लिए जाएंगे। ऐसी हवा उड़ाई जा रही है, अभी तक सरकार ने नहीं कहा है, सरकार का कहीं कोई ऐसा लेटर हमने नहीं देखा है। मुआवजे का जहाँ तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कब दी, कहाँ दी, हमें नहीं मालूम है, और ऊपर वाला भी हमें नहीं मालूम ये कब हुआ है। उपयुक्त दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा कर दी। पंजाब ने करी है, ये क्लियर है। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी बिल का सवाल है, संसद में पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स के अभिप्राय लिए जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक पराली के मुद्दे का सवाल है, भारत सरकार ने जो कानून पारित किया उसकी धारा 14-15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी है, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें आज ऐसी आई कि भाई सरकार की तरफ से कोई लेटर गया है ऐसा। अब ये सच में गया, झूठ फैला गया, ये तो नहीं मालूम, क्योंकि सरकार की तरफ से ये ऐसा, जब हमने सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछा, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछा, तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं गया। यदि ऐसा कोई लेटर है तो दिखा दें। अब तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मैटर क्या है। तो क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी पूरा स्थिति गड़बड़ चल रही है। सरकार वापस ले रही है, नहीं ले रही है, जिनके ऊपर मुकदमे, वो सब देखने वाली बात है। वापस भी लेगी तो आप तो जानते हैं, जिस पर हाथ रखा मोदी जी ने उसको किसी को छोड़ा नहीं। कितने भी मुकदमे वापस ले लें, कुछ भी हो जाए, मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई बचने वाला है। आपको ऐसा लगता है क्या कि छोड़ देंगे? आपको लगता है मोदी जी, क्या है सरकार छोड़ देगी? ये सरकार इतनी शरीफ सरकार है जो छोड़ देगी? मुझे तो अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला इस सरकार में। तो यदि ये पूरा वापस ले भी लेंगे तो फिर भी एक्शन तो होगा कुछ ना कुछ। और वो घुमाकर एक्शन क्या होगा भगवान मालिक है। खैर, इस सब के बीच राष्ट्रीय पप्पू आयोग के अध्यक्ष, बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा आज बड़ा परेशान रहा। आइए पहले ज़रा इनकी सुन ले क्या कह रहे हैं।
सॉरी, मेरी तरफ से गलती है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। समझ में एक बात नहीं आई। राहुल गांधी जी सदन के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास जानकारी नहीं है कितने किसान मरे, उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। ये कहते हैं पंजाब सरकार ने जो मरे हैं किसान उनको कंपनसेशन दिया, उनको नौकरी दी है। तो ये भूत को मिली है क्या नौकरी? कंपनसेशन भूत को मिला है क्या? जो मर गए उनको कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल सीधी सीधी परेशानी। सबसे पहली परेशानी, इसमें जितने लोगों को घुसाया गया था वो कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता थे। ये सारे के सारे पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। मुकदमे इन्हीं के ऊपर लगे हैं। अब इनको क्या चाहिए? अपने लोगों को बचाएंगे तो सही ना, तो बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो पर्पज़ क्या है कि जो लोग जिन पर मुकदमे लग गए हैं वो तो भाग जाएंगे ना, फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो उनको अगर हमने बाहर निकाल लिया, बचा लिया, तो फिर वो दुगनी ताकत के साथ अपने साथ 10-10 लोग और अगली बार लेकर आएंगे। तो ये आंदोलन अगली बार इनको करना होगा, कोई भी आंदोलन, तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इसलिए यदि मुकदमे वापस लिए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि मुकदमे वापस लेने की जगह कहीं दूसरे मुकदमे में फंसा देंगे क्या, दूसरे तरीके से कहीं निपटा देंगे क्या, तो बात एक अलग है। तो फिर बात एक अलग है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त सबूत हैं। अब इतने सबूत हैं कि यदि आप इनको बिल्कुल हर केस से भी छुट्टा छोड़ देंगे तो भी कल दोबारा एक नए देशद्रोह के केस में तमाम सारी रिकॉर्डिंग्स और तमाम सारे पैसे के लेन देन के उसमें योगी जी का तो आपको मालूम है बुलडोज़र चलता है, तो खटाक से सारी संपत्ति इनकी राजसात करके बुलडोज़र चला के इनको टाटा बाय बाय कर देंगे, इनको सड़क पे ला देंगे। तो सरकार में बहुत पावर होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सामने चुनाव है और किसान आंदोलन के नाम पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका सिर्फ एक पर्पज़ है, देश के अंदर कैसे भी करके युद्ध जैसा माहौल क्रिएट कर देना। देश के अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको ख़राब कर दो। चाहे बैंक के उससे बैंक वाले नहीं आए इनके लपेटे में, इन्होंने बोला हम बैंक से भी वो करेंगे, ये करेंगे, बैंक वालों ने लिफ्ट ही नहीं दी, तो बेचारे फंस गए। अब करें तो करें क्या? तो बोले चलो कुछ और करेंगे। रोज़ इनका एक नया मैटर आ जाता है, लेकिन उसमें कर कुछ नहीं पा रहे। इनका पर्पस सिर्फ इतना सा है, ये देश बस बट जाए कैसे भी करके। ये किसान आंदोलन नहीं है कुछ भी। किसानों के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो खालिस्तानी कुत्ते हैं, जो पाकिस्तानी कुत्ते हैं, असल में जिनको पैसा जो बाहर से मिल रहा है, वो चीज़ें सारी सबके सामने आ चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है। इंटेलिजेंस के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस के पास सारी जानकारियां हैं। तो उन जानकारियों के आधार पर अब सवाल ये है कि इनका एक ही पर्पज़ है, अपने लोगों को बाहर निकालो कैसे भी करके, उन पर मुकदमे दर्ज ना हो, इसको इंश्योर कर लो और देश के अंदर फिर से आग लगाओ। तो पूरा कल्प्रिट जो है ना इस पूरे आंदोलन जो आप देख रहे हो ना, सब कांग्रेस का करा धरा है, पूरा कांग्रेस का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आज तो इन्होंने ओन कर लिया। पहले तो बोल रहे थे हमारा आंदोलन है ही नहीं किसानों का, आज तो ये ओन कर रहे हैं। कल तक ये बोल रहे थे कि 26 जनवरी के जो लोग हैं वो हमारे नहीं हैं जो किले पे चढ़े, आप उन पे मुकदमे करो, उनको फांसी चढ़ा दो। ये टिकैत के शब्द थे, हमारे लोग नहीं, आप उन पे मुकदमे करो, उन्हें फांसी चढ़ा दो। आज टिकैत कह रहे हैं उन लोगों को छोड़ दो जिन लोगों ने ये किया। कल तक कांग्रेस कह रही थी हम जानते ही नहीं है, हमारे से मतलब ही नहीं है इनका, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आज कांग्रेस कहती है इन लोगों के मुकदमे वापस ले लो। तो एक बात बहुत क्लियर है, ये पूरा का पूरा कांग्रेस का प्रपंच है और पूरा का पूरा, और कांग्रेस के ही पपेट हैं टिकैत। अब खालिस्तानियों के भी पपेट है, वो सारे मतलब फोर्सेस जो है, एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं, उनके ये पपेट है। खैर, have this discussion. If they're talking about democracy, they asked for it and we have agreed. Should they be discussing it? Isn't that democracy? Isn't that the spirit of this house? And often we are accused that the government is running away from debate. We are not running away from debate. We want the debate. We want to discuss price fight. We've agreed to discuss. But you're seeing this, sir. मोदीगिरी नहीं चलेगी। कौन खड़ा है? ये वो गुंडा खड़ा है, गैंगस्टर एक्ट वाला, टिकट ब्लैक किया, ठीक है। ये इनकी स्थिति है। फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा में बोल रही है, लेकिन बोलने नहीं दिया जाएगा।
You're seeing this. It's a complete hypocrisy of the opposition. They asked for a debate. We are ready to do it. They asked for a debate. ज़रा आप यहाँ देखिए, आप दोबारा दिखाता हूँ आपको। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ हैं, ये इनके सामने आके खड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि कैमरा सामने से आएगा। ये इनके बार बार सामने आके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कैसे ही हटती हैं, दूसरी तरफ आती है। We are ready to do it. They asked for a debate, and we are ready to have a debate. Government. ये स्थिति है, ये आपके सदन की स्थिति है, और ये आपके सदन में चल रहा है, राज्यसभा में चल रहा है। तो दादागिरी के दम पर देश को बंधक बनाने का जो प्रयास हो रहा है, वो देश को बंधक बनाया जा रहा है इस प्रकार से, दादागिरी से, गुंडागर्दी से। कमाल। अभी भी सोच लीजिए, समय बहुत बाकी है। अब अगर आप बाहर आ गए, अगर आपने ताकत दिखा दी, तब क्या होगा? अगर ऐसा मान लीजिए किसी केस में आप बाहर आते हैं, तब कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आइए चलिए देख लेते हैं। अगर सदन में कानून बन रहा है तो उसको सस्टेन कराना भी तो हमारा ही काम है। हम सस्टेन नहीं कराएंगे तब क्या होगा? और जब आपके अंदर ताकत कितनी है उसका एक नमूना दिखा दूं। अगर आपने बाहर आ गए होते तब क्या स्थिति होती? आप बाहर नहीं आते हो ना। आइए, मुनव्वर फारूकी को एक और झटका, गुरुग्राम कॉमेडी फेस्टिवल से हटाया गया नाम। ओफो, ये मुस्कान भैया, गुरुग्राम कॉमेडी फेस्टिवल से नाम हट गया इनका। अरे रे, बड़ा बुरा हो गया भाई। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को एक और झटका, गुरुग्राम कॉमेडी फेस्टिवल से निकाले गए। लो भैया, निकाल दिए गए। ये आपकी ताकत है। आपको इसी लाइव में बताया था। क्या बताया था? फेस्टिवल हो रहा है। क्या कहा था? आप सबको जाना है। यही कहा था ना कि कितने लोग जाएंगे कितने नहीं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, बोले नहीं जाएंगे। जो समझदार थे बोले जाएंगे। तो साहब आइए देखें जरा, ये वही आयरा मॉल है, ये वही कॉमेडी फेस्टिवल है, और यहाँ वो सारे लोग हैं जो इसमें आने वाले थे, जिसमें मुनव्वर फारूकी थे, जिसमें वरुण ग्रोवर भी थे, जिसमें तमाम सारे और लोग भी थे। ठीक है, ये पुराना वाला था जो हमने आपको दिखाया था। अब नया देख लीजिए। ओहो, कुछ लोग कम हो गए। हाँ, आयरा मॉल वही है, सब कुछ सेम है। कौन कौन कम हो गया? ग्रोवर साहब नज़र नहीं आ रहे, मुनव्वर फारूकी भी नज़र नहीं आ रहे। ये कैसे हो गया? पहले तो सारे नज़र आ रहे थे। पहले तो सारे नज़र आ रहे थे, दो कम हो गए बॉस। तो इसका मतलब कोई एक आध बढ़ गया इसमें। चलिए साहब, तो दो लोग कम हो गए, राइट। ग्रोवर भी कम हो गए, वो भी कम हो गए। अब जो नाम बचे वो ये बचे, जीवेशु अलूवालिया। देख लीजिएगा इनका हिसाब किताब देख लीजिएगा, ठीक है या नहीं। गौरव कपूर, ज़रा इनको भी देख लीजिएगा, ठीक इनका हिसाब किताब है या नहीं। निशांत सूरी, ज़रा इनको भी देख लीजिएगा, इनका हिसाब किताब ठीक है कि नहीं। राहुल दुआ को देख लीजिएगा, इनका हिसाब किताब अभी तक की इनकी हिस्ट्री ठीक है कि नहीं। गौरव गुप्ता को ज़रा देख लीजिएगा, इनकी हिस्ट्री ठीक है कि नहीं। हालांकि इन्होंने बनियों के ऊपर कमेंट किए हैं, वो बनाए जो, पर ठीक है, भगवान के ऊपर नहीं बन, मेरी नज़र में नहीं आया है। अतुल खत्री को देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाइसी मैटर लग रहा है इनका। हर्ष गुजराल को देख लीजिएगा, और अमित टंडन को देख लीजिएगा। यदि देख लीजिएगा इसमें अभी भी यदि इसमें कोई और बाकी हो, तो जैसा आप लोगों ने अभी तक किया है, जो फ़ोन लगाकर उनको समझाया एकदम प्यार से, प्यार भरी भाषा में कि जानू यू लव मी नो, आर्या मॉल वाली हो ना, आयरा मॉल वाली हो ना, तो जानू आई लव यू टू। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि बस मैं तुमसे 17 से 19 में मिलने आ रहा हूँ। यही समझाया था सब लोगों ने एकदम प्यार से। तो बोले इतना सारा प्यार, इतना प्यार मिल रहा हमारे को, ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया, निकालो इनको बाहर। इनको निकाल के बाहर कर दिया गया। तो इनमें से अभी और चेक कर लीजिएगा, और जो हैं तो 17 से 19 अभी समय है, उनको बता दीजिएगा, है ना। कहना जानू प्यार में धोखा नहीं चलेगा। मॉल चलाना ना चलाना देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जी कहते हैं अतुल खत्री इज लिटिल प्रॉब्लमेटिक। अतुल खत्री साहब को भी पूछ लीजिए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। उनको भी फ़ोन लगा के बात कर लीजिए, कहना आना है या नहीं आना है। आना है तो बता दो क्या है, नफरत जीत गई, नफरत जीत गई। अरे प्यार जीता है भाई, प्यार है ये तो, नफरत कहाँ है।
नफरत तो वो होती है, वो कंकं की गुगा करते हैं। नफरत वाली बात करिए, नफरत पे भी आ रहा हूं सर, 2 मिनट दे दो बस मेरे को, नफरत पे आ रहा हूं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी जीत है। आप घर से निकले नहीं, सिर्फ फोन कॉल ने कांड कर दिया। और आयरा मॉल को हमने ये बात बाकायदा फोन लगाकर पूछकर कंफर्म करी। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले भाई साहब बहुत कॉल आ रहे हैं, हमसे ना झिलेगा, हमने हटा दिया, हमें रट्टा नहीं चाहिए अपने मॉल में किसी प्रकार का। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, समझदार हो, धंधा ऐसे ही होता है। तो ज़रा इसको समझिए, ये आपकी ताकत है। अगर ये ताकत आप दिखा देते तो आपको परेशानी नहीं आती। आप नहीं दिखाए इसलिए आपको परेशानी है। भविष्य में भी इस ताकत को यदि आप मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छी बात है। फिर वही वाली बात है कि मुझे बार बार आके आपको बताना पड़ता कि हे भारत के राम जगू, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, नहीं तो 370 और वो जो सीए है वो सब वापस उल्टे बात बरेली हो जाएगा और आपके खिलाफ में जितने कानून बनने बन जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको सरकारों का मुंह नहीं ताकना है, आपको इतनी ताकत रखनी कि सरकारें आपका मुंह ताकें। सरकार आज कल नहीं रहेगी तब क्या करेंगे? जीना बंद कर देंगे, छोड़ के चले जाएंगे भारत? नहीं यार, हमको यहीं रहना है, यहीं लड़ना है। इस लड़ने की प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए, राइट। हारा क्या ये तो बताओ? नफरत जीत गई तो हारा क्या? कोई ये नहीं बता रहा। आओ देखें नफरत जीती कि नहीं। अरे वाह क्या बात है। सबसे बड़ा गुंडे तो जोगी है उत्तर प्रदेश में। आज इतना बड़ा गुंडे कौन है? जोगी तो सबसे बड़ा गुंडे, गुंडे सब तो भाजपा के पास है। ओरी बाबा, तू इधर पे क्या कर रहा है तुम? गुंडा गुंडे गुंडे, अबे हमारे गुंडा बोला था, गुंडे गुंडे नहीं बोलते हैं। अबे तुम उधर पे जाओ जिधर तुम्हारा जरूरत है, इधर क्या करने आया है तुम? सुनिए भाई इनकी। सबसे बड़ा गुंडे तो जोगी है उत्तर प्रदेश में। आज इतना बड़ा गुंडे कौन है? जोगी तो सबसे बड़ा गुंडे, गुंडे सब तो भाजपा के पास है। आप खुल है सबसे बड़ा गुंडे तो। अरे साहब कमाल है, कहाँ से आ जाते हैं लोग, समझ में नहीं आता। अपना समझ नहीं रह गए। सबसे बड़े गुंजे को जोगी है, इतने बड़े गुंजे कौन होते? अबे गुंडे होते बहुत मारते हैं उत्तर प्रदेश वाले भाई मेरे। ना वापस चला जा प्यार से, यहाँ वो वाले नहीं हप कर दो तो दुम दबा के अंदर चले जाए, या हप कर दो तो 20 बाहर निकल आते। उल्टी स्थिति है भाई मेरे। ऊपी है, ऊपी बहुत खतरनाक जगह है, मियाँ पंगा नहीं लेने का, बहुत लफड़ा हो जाता भाई ना। फिर मत कहना बताया नहीं था, पहले ही बता दिया। चलो साहब, नफरत जीत गई। ओफो, आओ देखें जरा नफरत, देखें कैसी होती है। क्या बात है, सुनिए जरा। सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं हा कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आए मैं सदके जावा, ये टोपी, ये अचकन तुम्हारी, आय हाय, अरे मेरे कुची को, कितने प्यारे बेबी हो तुम। हाँ बड़े प्यारे हो कुची को। आओ जरा देखें। सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे। चलो इलेक्शन आने जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कितने क्यूट है, पार्टी का नाम नहीं ले रहे। ओके, अल्लाह के वास्ते इसमें भट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। अबे तेरे की, ये कुची कू से ख्वाई ख्वाई निकला, ये तो ख्वाई ख्वाई ख्वाई, इसका चेहरा बदल गया। मैं तो इसको कुची कू समझ रहा था। हैं, कमाल है। देखें जरा भाई कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद हुआ कि हम कहाँ पहुंच गए। यस, टोपी वाले कह तो सही रहा भाई। हाँ 10 साल बाद पता चलेगा। मतलब उनको ये मालूम है कि 10 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है, अपने को नहीं मालूम। अपने वाले परेशान है। आइए और सुने अभी तो सुनिए। अगर एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड किया, सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा। धारा 370 के हम लोग खिलाफ थे, हम पार्लियामेंट में बोले। लेकिन अगर सीए के विरोध में थे, धारा 370 के खिलाफ में बोले,
आगे वो बोले नहीं, आगे के उनके शब्द मैं बोल देता हूँ, उनके मन में जो थे कि घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई, समझो बात को, 10 साल बाद क्या होगा, आगे देखो। कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। हम अपनी औलाद को विरासत में जो तरका देते हैं, पूरी दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बाप के हिस्से, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे। अबे औरतों की बातें हो रही है, इतना कष्ट है, हलाला खत्म हो जाएगा। अरे रे रे रे, चलो भाई आगे देखो। दूसरी शादी नहीं कर सकते। एक बड़ी समस्या क्या आएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो गया तो जितने हमारे अक़लियती इदारे हैं, चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जामिया हमदर्द हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो केस चल रहा है, हमारे मुरादाबाद में मुस्लिम डिग्री कॉलेज है, कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ पे अक़लियती इदारे ना हो। सबका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा भैया, समझ लो 10 साल में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी को हरा दो बस। यहाँ नफरत नहीं हो रही, एक ही पार्टी से नफरत, बस बीजेपी को हरा दो। उन्हें बाकी है, मालूम है बाकी सारे उन्हीं के हैं, एक को छोड़कर। समझ में आ रहा है? एक को छोड़कर। लोग कहते हैं बीजेपी की बात करते हैं, वो भी बीजेपी की बात करते हैं, उन्हें पता बाकी सारे उन्हीं की तरफ के। ये मुझे भी पता बाकी सारे उन्हीं की तरफ के, एक को छोड़कर। या आज जिन्होंने ओढ़ लिए ना भगवा, ओढ़ के जो बैठ गए, ये सारे चोर हैं। ये सारे वो हैं, किसी की नानी मर गई थी, उस ससुरे की नानी मर गई थी, बोले मेरी नानी मर गई मेरी। जो आपके भगवा चक्र चोला ओढ़कर जो आपके धर्मगुरु बैठे हैं, वो दलाली कर रहे थे इनकी। सच्चाई है बॉस, जागो। अब भी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। उनको मालूम है उनको खतरा किससे है, उनको मालूम है उनकी दादागिरी खत्म होने वाली है, उनको मालूम है जो बेताज बादशाह थे इस देश के, वो अब धीरे धीरे वो छिनने वाला उनसे। पर हमको नहीं मालूम है ना, तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये और सुनिए, नफ़रत वाली बात जो हो रही है, देखिए कौन कितनी नफ़रत कर रहा है, कौन दादागिरी जिसकी ख़त्म हो रही, तो क्यों परेशान है। की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। आपके पेशाब से चिराग जल जाएंगे साहब, सपा की सरकार आएगी तो। कमाल है, कमाल है साहब, बड़ा ही कमाल है। आखिर इतना क्यों इतने परेशान है? सत्ता ही तो नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सत्ता होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ना है? जिसको जनता की सेवा करनी वैसे भी कर सकता है, सत्ता होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नहीं पड़ता क्योंकि आपको दादागिरी नहीं करनी है। जिन्हें करनी है उन्हें फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क क्या पड़ता है ज़रा उसको देख लीजिए। मुस्लिम युवकों ने गिराया मंदिर के सामने लगा भगवा ध्वज। रायपुर के टिकरापारा थाने क्षेत्र में हुई बड़ी घटना, पुलिस ने की है ये अपील। रायपुर में फिर से छत्तीसगढ़ मंदिर के सामने लगा। पिछली बार तो सड़क पे लगा था, वो भगवा ध्वज इन्होंने जमीन पे फेंका। अब इस बार मंदिर के सामने लगा हुआ ध्वज तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। ये हिम्मत इनकी हो रही है। और मजे की बात यह है, घटना के बाद पुलिस ने काउंटर एफआईआर करी है, दोनों पक्षों पर एफआईआर कर दी। अब आपको समझ में आया आपका कौन है पराया कौन है? अब आपको समझ में आ रहा है? मतलब जिसने तोड़ा उस पर एफआईआर करने के बजाय उन पर भी हो गई। जो मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर के लोग हैं, जो हिंदूवादी हैं, उन्होंने तो नहीं तोड़ा, उन पर भी एफआईआर कर दी। बहुत बढ़िया। और क्यों इनके इतने फड़फड़ा रहे? ओहो, आयशा, क्या बात है, आयशा नहीं है, आयशा है। आप आयशा मत समझ लेना, क्योंकि लगातार चल रहा ना, हो सकता है आपको आयशा समझ में आ जाए। आयशा नहीं है, आयशा है। जस्टिस नहीं मिलेगा उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ
कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है साथियों। जब हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और 1 मिनट जरा पीछे आए, जरा थोड़ा और पीछे आए, जरा आप पीछे आए भाई साहब। ये यहाँ पर इनका भाषणबाजी चल रही है, इनकी भाषणबाजी चल रही है। चलो खैर मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले पूरा देख उनका महापरिनिर्वाण दिवस है और इसी बात पे उनके कुछ बातों को याद करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मजे की बात ये देखिए, शुरू यहाँ से करते हैं। जितने पोस्टर यहाँ लगे हैं फैला के रखें उतने यहाँ लोग भी नहीं है। आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ। डीएसएफ और आयशा एक ही चीज़ है ना, आयशा नहीं आयशा है। डीएसएफ और आयशा 1 2 3 और ये 4 5, बाकी सब इधर उधर आने जाने वाले लोग है ना। ये लोग इनके साथ में कुल 5 लोग 25 पोस्टर। पोस्टर कितने पोस्टर भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी 4 आदमी और 43 पोस्टर। अबे ये तो बिस्किट वाला हिसाब हो गया। 4 बिस्किट 40 कैमरे। अरे 4 बिस्किट 40 कैमरे वाले भी खड़े हैं पीछे। अरे कमाल हो गया, मैं तो भूल ही गया। वो खड़े हैं पीछे, खड़े हैं भाई साहब। 4 बिस्किट 40 कैमरे वाले ये खड़े हैं। अब ये अपना भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण की हैसियत देखिए तो कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। हाँ, तो बाबरी जो गिराई गई वो गलत गिराई गई। सत्ता इसलिए चाहिए असल में, बाबरी जो गिराई गई वो गलत गिराई गई, बाबरी दोबारा बनाई जाए इसलिए सत्ता चाहिए किसी भी हाल में। इसलिए सदन में इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे गुंडों को छोड़ दो, क्योंकि चुनाव तो वही कराएंगे ना, बूथ कैप्चरिंग तो वही करेंगे, लोगों को तो वही धमकाएंगे कि कोई डालने मत आना वोट। तो समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ लिंक है पूरा, कि सदन में बैठकर उनकी वकालत इसलिए की जा रही है गुंडों की कि उनको छुड़वा लिया जाए ताकि वो यहाँ काम आए और हम ये इनके इन प्रकार हैं कैसे भी करके सत्ता में आ जा रहे। वो जो उनके नेता वो कह रहे हैं अल्लाह के नाम पर बीजेपी को हराना। राजनीति में अल्लाह कहाँ से आ गया? ये क्या हिसाब है? हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया ये राजनीति में अल्लाह कहाँ से आ गया। खैर उनको मालूम है उनको दिक्कत किससे हो सकती है। उनकी दादागिरी खत्म करने वाली एक ही पार्टी है। आपको आज़ादी की जो आज आप सांस ले रहे हो वो सांस दिलवाने वाली एक ही पार्टी है, तो उसको हराना चाहते हैं। बाबरी को दोबारा से खड़ा करेंगे, मंदिर दोबारा तोड़ेंगे और कंपनसेशन देंगे और आप लोगों के ऊपर मुकदमे करेंगे। सारे हिंदुओं के ऊपर मुकदमा होगा, सारे हिंदुओं को जेल भेजा जाएगा, सारे हिंदुओं के ऊपर कंपनसेशन लगाया जाएगा, एक टैक्स लगाया जाएगा, बाबरी टैक्स लगाया जाएगा सबके ऊपर कि भाई आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बाबरी टैक्स अलग से भरो आप 5% का। मंदिर को तो नहीं दिया आज तक आपने 1 रुपया, पर बाबरी को देना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। इनकी इन बातों को सुनकर ज़रा देखें क्या स्थिति है। ये यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर इनका भाषण चल रहा है। ये पीछे कुत्ते कुतिया आ गए, उन्हें मालूम चला जेएनयू वालों का है, इनका पीछे लव शुरू हो गया भाई। ये लो उन्हें जैसे ही मालूम चला जेएनयू वालों का चल रहा है प्रोग्राम, वो आ गए दोनों के दोनों। लो, मतलब रेप्यूटेशन ही खराब है। जैसे ही मालूम चलता कम्युनिस्टों का कुछ चल रहा है, लो भैया आ गए। मालूम चलना चाहिए कि डीएसएफ का आयशा का कुछ चल रहा है, आ जाते तुरंत आ जाते। उनको मालूम है, बोले ये सही जगह है, बोले यहाँ कोई देख। उनको भी पता है, इंसानों की तो छोड़ो, इनको भी पता है। खैर ये स्थिति है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नफरत की बात, नफरत जीत गई। देखें जरा नफरत कैसे जीतती है। आवाज़ आपको दिखाएं नफरत कैसे जीतती है। बड़ा सीरियस मैटर है। मैं आपको हल्के मैटर हल्के अंदाज में बताता हूं, पर मैटर बहुत सीरियस है, समझिए। सुन लो आप, अगर हमारे मजहब को या हमारे मजहबी पेशवाओं को चोपड़ा सुन लो आप, अगर हमारे मजहब को या हमारे मजहबी पेशवाओं को कोई गलत कहेगा, ठीक है, तो जो मौका लगेगा उनके साथ वो सजा देंगे।
क्या सजा कमलेश तिवारी वाली? क्या 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 एक बार बोलने दीजिए पूरा अच्छे से खुलकर। हाँ, क्या क्या किया? हर तरह की सजा, उससे भी भयानक सजा देंगे, उससे भी भयानक सजा देंगे। अगर हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत की न्यायपालिका सजा तो फिर ये ड्रामा क्यों करते हैं? किस संविधान पर भरोसा है? फिर ये नौटंकी क्यों करते हैं? किस संविधान सबसे बड़ा है? जब कह रहे कमलेश तिवारी से भी भयंकर सजा देंगे। संविधान की किताब हाथ में लेकर बैठेंगे, कारें हिलती हैं, फिर शाहीन बाग में लोग आंदोलन करने जाते हैं, पेट फुलाकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे तो पेट में बच्चा, मुझे जमानत दे दो, इस आधार पर दे दो। जमानत पेट बच्चे के आधार पर मिलेगी। मतलब तुम आंदोलन करने गए थे या अय्याशी करने गए थे, यही समझ में नहीं आता। खैर, तो साहब संविधान की किताब पकड़ेंगे, कानून की बात करने की बात करेंगे और कह रहे हैं सर तन से जुदा कर देंगे, गला काट देंगे। देखिए नफरत कौन कर रहा है। क्या भावनाएं हाथ होंगी तो गर्दन काट देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसीलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। जब हाशमी जी आकर नेशनल टेलीविजन पर, एक मिनट रुक जाइए आगे बढ़ते, जब हाशमी जी आकर नेशनल टेलीविजन पर ये बोल सकते हैं कि भावनाएं आहत होने पर हम गर्दन काटने से भी ज्यादा खौफनाक सजा देंगे, नेशनल टेलीविजन पर हाशमी जी आकर ये बोल रहे हैं कि अगर भावनाएं आहत होंगी तो हम गर्दन नहीं काटेंगे, हम और भी खौफनाक सजा देंगे आपको, तो फिर ये समझ जाइए कि इस वजह से लोग दूरी बना रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से लोग धर्म से दूरी बना रहे हैं। चलिए तारिक फतेह आप बोलिए, तारिक फतेह आप बोलिए, तारिक फतेह। एक मिनट हाशमी जी को दिखाइए, कुछ धमकी दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ दीजिए दीजिए, बारे में बात करो ना। हाशमी जी क्या कह रहे हैं आप? पहले उनके बारे में बात करो, पहले उनके बारे में बात करो कि जो लोग सड़कों पे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, और अगर जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो उनको मार रहे हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, किस आदमी ने जय श्री राम बोलकर कमर में बेल्ट लगाकर उड़ा दिया? किस हिंदू ने कमर में बेल्ट लगाकर फिदायीन हमला कर दिया? किसने गर्दन काट दी? किसने गर्दन काट दी? आपका सवाल लूंगा क्यों मैं? देखिए मसूद हाशमी, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है। आप लोग गर्दन काटने वाले हैं भाई, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे। भाई मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। मैंने अगर भावनाएं आहत की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गर्दन मत काटिएगा। मसूद हाशमी, मुझे पता है आप गर्दन काट देते हैं, मुझे पता है आप गर्दन काट देते हैं। अभी आपने बोला कहोगे लिंचिंग करने वालों को। चलिए ठीक है, आप तारीफ करें। तो साहब चौड़े में बोल रहे हैं गर्दन काट देंगे। नेशनल टीवी चैनल के नेशनल एंकर को बोल रहे हैं गर्दन काट देंगे तुम्हारी भी। नेशनल टीवी पर बैठकर नेशनल एंकर हाथ जोड़कर कह रहा है भैया मुझे आपसे डर लगता है, मैं घर परिवार वाला आदमी हूँ, मुझे बख्श दो, आप मुझे मालूम है गर्दन काट देंगे आकर। ये है साहब नफरत। नफरत जीत गई, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो रुकिए। मसूद हाशमी, इनकी असलियत ये आई सामने। और आइए, हैदराबाद से एक नेताजी हैं फ़िरोज़ खान, उनको भी सुन लीजिए फ़िरोज़ खान साहब क्या कह रहे हैं। हाँ, ये फ़िरोज़ खान जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वसीम रजवी, 4 महीने से सुन रहा हूँ तेरे को मैं, बर्दाश्त जो है ना तू खत्म कर देगा। इन्हें जहां भी दिखा इसका मर्डर कर दो, 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 और इसका गला ले लेके मेरे पास आ जाओ। 50 लाख रुपए मेरे से ले लेना, और जो भी इसका मर्डर कर रहा, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह वकील मैं रखूंगा, तेरा साथ मैं दूंगा। ऐसे हराम के पिल्ले को। हे भगवान, किसको बोला? अरे रे 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 रे, ऐसा मत करो, आगे। और ऐसे सुअर की औलाद को। हे भगवान, किसको बोला? उफो, कोई जीने का इख्तियार नहीं है। जो भी मैं कुछ सुन रहा, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं तेरा साथ दूंगा। जय हिंद, शुक्रिया, अल्लाह। चलो भैया, बल्ला हाफिज हो गया। उफ, इसको कोई जाके दूसरा करके लाए, सिर काट के लाए इसका, इनका कहना है। 50 लाख रुपए देंगे। भिखारी 50 लाख देखें कितने होते हैं?
अबे कटोरा छाप, अबे पंचर छाप, तूने 50 लाख देखे कभी कितने होते हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप देखिए क्या कांग्रेस ने 70 सालों में किया है। वो डर रहे हैं 10 साल में हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। जो नफरत कह रहे थे वो जरा नफरत देखें, कौन नफरत कर रहा है, दादागिरी किसकी चल रही है। चौड़े में खड़े होकर बोलते हैं गर्दन काट लाओ, तुम्हारे बाप का माल है, गर्दन काट लाओ। चल मैं कहता हूं इसका काट लाओ भाई, इसका काट लाओ, मैं 1 करोड़ देता हूं, इसका काटो। अब इसका क्या काटोगे? इसका तो कटा कटाया पड़ा है, इसका क्या भूतिया काटोगे? इसका तो दुनिया ने भूतिया काट रखा है। कोई जाके काट लाओ बाबा, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तू हिजड़ा है, तू भड़वा है। ये वीडियो पहुंचा देना इस भड़वे के पास में, इसको मालूम होना चाहिए कि तेरा बाप मौजूद है यहाँ। ठीक है ना? तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, कमाल के लोग हैं, कमाल है भाई। मतलब गाजर मूली है, काट लाओ। अबे कटिंग चाय, कब सुधरोगे तुम लोग? हाँ? और इसके जैसे लोग हैं जो सबका बट्टा लगा देते हैं, एक लाइन से सबका बट्टा लगाते हैं। क्या नाम है इसका? फिरोज खान। अच्छा, यूपी शिया वक्फ बोर्ड के, अच्छा उनको रिजवी जी को धमकी दे रहा था। तो भाई ये हैदराबाद से आई, अरे खाई सी बात आप बोलते हैं, इसका हाथ लाओ, उसका हाथ लाओ, परेशान आई, मेरा होई हाथ के ले गया, परेशान आई, बहुत परेशान होते हैं। ओफो, चल भाई कोई नहीं, आराम से कटिंग चाय पी, ऐश कर, मजे कर। तो इनके जैसे लोग हैं जिनकी दादागिरी इनको लगता है खत्म हो जाएगी, परेशान हो रहे हैं। जो असल में देखिए ये परेशान सिर्फ नेता लोग हो रहे हैं। ऐसे शब्द नेताओं से और मौलानाओं से निकलेंगे, बाकी किसी से नहीं निकलेंगे। ये नेता हैं जो ये भड़काने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता हैं ये। पीछे राहुल गांधी की तस्वीर लगी थी, वहाँ सामने बैठकर बोल रहे हैं सर काट लो। राहुल गांधी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी देश से कि हमारा आदमी, हमारा नेता ऐसा कह रहा है। ये राहुल गांधी के उकसाए हुए हैं क्या राहुल गांधी फ़ोन कर करके बोलते हैं इनको कि तुम आज ये बयान दो, ये। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। ट्राई टू फॉरगेट। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोग समझदार लोग हैं, उन्हें मालूम है इनको जवाब हम नहीं देंगे, इनको जवाब इन्हीं के वालों ने दे दिया। और वो क्या है, वो ये लीजिए आपके सामने। देखिए, श्री राम जो हैं वो हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और श्री राम के हम नारे लगाते हैं, लगा रहे हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। भारत माता की जय के भी नारे लगाते आए हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और जो उलमा जिनको श्री राम के नारों को दर्द हो रहा है, उन्हें कभी इस बात का तो दर्द नहीं हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, न कोई फतवा जारी करते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान कोई देश हित की बात करता है या किसी संगठन में जाता है तो उसके लिए ये कुफ्र जारी कर देते हैं और फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है। यदि कोई मौलाना या कोई मदरसा कोई फर्जी फतवा किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ जारी करेगा, उसका वो हाथ उखाड़ लिया जाएगा और अगर बयान जारी करेगा तो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। आज जैसे मुस्लिम लीग ने धर्म परिवर्तन क्या? देखिए, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, अपने अपने धर्म का पालन करो। और गीता में भी लिखा है अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, अपने धर्म का पालन करो और अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। तो साहब मौलाना साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बोले अब ये सब नहीं चलेगा। जो लोग इस तरह के फतवे इशू कर रहे हैं उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे, ज़बान खींच ली जाएगी। सोच लेना भाई, बाद में मत कहना। ये असलियत है इनकी दादागिरी खत्म होने वाली है, इसलिए इसका डर लग रहा है। लेकिन जो सच्चे, जो असली मुसलमान है, सच्चा मुसलमान हमने आपको दिखा दिया, जो असली भारतीय मुसलमान है, उसने क्या बोला वो भी एक बार फिर से सुना दें। वासिम की आत्मा को थोड़ी शांति हो जाए, नहीं तो भटकती रहेगी खाली पीली में। श्री राम के नारों को दर्द हो रहा है, उन्हें कभी इस बात का तो दर्द नहीं हुआ
कि आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, न कोई फतवा जारी करते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान कोई देश हित की बात करता है या किसी संगठन में जाता है तो उसके लिए ये कुफ्र जारी कर देते हैं और फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है। यदि कोई अब ऐसा नहीं होगा, अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है। सुन रहे हो ना वासिम, कान खोलकर सुनो, तुम्हारे लिए ही है। कोई मौलाना या कोई मदरसा कोई फर्जी फतवा किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ जारी करेगा, उसका वो हाथ उखाड़ लिया जाएगा, और अगर बयान जारी करेगा तो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। ये है भारत के मुसलमानों की असली आवाज़। वासिम को दर्द तो बहुत हुआ होगा, दर्द तो उसको हैदराबादी कटिंग चाय को भी हो रहा होगा। आगे देखिए, अभी और कष्ट होने वाला है। भारत अनादिकाल से आध्यात्मिक रहा है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ने से देश की छवि धूमिल हुई। पंकज मित्तल, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। 5 जन ने लिखा, अरे ये तो आरएसएस वालों का पेपर है, इसका क्या मालूम इन्होंने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। आओ देखें सच है या नहीं, देख लें जरा। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर देश की छवि धूमिल कर दी। आध्यात्मिक गणतंत्र भारत होना चाहिए था नाम। किसने कहा ये? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत की विराट आध्यात्मिकता को छवि को सीमित कर दिया गया है। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है। अब तो हाईकोर्ट के जजेस भी बोलने लगे। ये हैं वो हाईकोर्ट के जज जो वाकई में भारत को समझते हैं। ये शायद अंग्रेज नहीं हैं, शायद एसी चैम्बर वाले नहीं हैं, ये शायद वाकई में हमारे आपकी तरह स्कूल गए होंगे, पढ़े होंगे। इनको समझ में आता भारत क्या है, इन्होंने ये बात कही है। तो कम से कम कोई तो ऐसा है, ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया। वरना अब तक तो बिल्कुल कुछ और ही समझ में आता था, कुछ और ही कहानियां निकल कर आती थी। भारत अनादिकाल से आध्यात्मिक रहा है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ने से देश की छवि धूमिल हुई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आखिर, किस बात में इतनी सारा बवाल मचा है, जरा देख लें। तो ये इन्होंने कहा, हाल ही में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से आध्यात्मिक रहा है। समाजवाद शब्द जोड़ना, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना गलत है, और ये गलत ऐसे भी है। 1976 में इमरजेंसी लगाकर इसको जोड़ा गया था। 5 दिसंबर 2021 को ये एक अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धर्म और भारत का संविधान परस्पर क्रिया, उस उद्देश्य उस बात पर बोल रहे थे। तो भाई ये तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब जो वासिम जैसे लोग आते हैं उनके लिए वसीम हमारे पास में मौजूद है। वासिम के लिए वसीम क्या कह रहे हैं वसीम जी, जरा उनकी सुन लें। पहला उनका बयान आया हिंदू धर्म अपनाने के बाद। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। तो साहब ये स्थिति है। जो सरतन से जुदा चिल्ला रहे थे उनको समझ में आ जाना चाहिए, उनके लोग उनको ही छोड़कर जा रहे हैं।
जी, ये बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो अब तक चुप बैठे थे, ये जो 2-4% की गुंडागर्दी सह रहे थे, अब उनकी गुंडागर्दी नहीं सह रहे, खुलकर बाहर आकर बोल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक बदलाव है ना। तो आपको लगता है सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है? आइए, वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। और क्या चल रहा है ये देखिए साहब। जैसे को तैसा, और ये सब सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है आप ये देखिए, ये बच्चियों को सिखाया जा रहा है, इतनी छोटी छोटी बच्चियां। क्या सिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? ये सिखाया जा रहा है, ये लो भैया, ये हो गया। लो जी, हो गया सरतन सुजदा खुश। तो साहब ये पाकिस्तान में चल रहा है। कमाल है। अब आइए इनकी औकात बता दूं, इनकी औकात क्या है, वो औकात बताना बहुत आवश्यक है। इन काले टेंटों की औकात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर क्या औकात है। 4 वुमेन स्ट्रिप्ड, नंगा कर दिया, परेडेड नेकेड ऑन एलिगेशंस ऑफ शॉपलिफ्टिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 औरतों को कपड़े उतार कर, नंगा कर कर उनको सड़क पर घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, भरे बाजार उनको नंगा करके घुमाया गया। ये पाकिस्तान की औकात है। हाँ भाई, हामिद कहाँ चला गया? भाई तेरी अम्मी तो नहीं थी इसमें कोई? भाई देख लेना। ये वही है जो बुरके में डाल डाल के सामान ले जाती हैं दुनिया जहान में। कितने सारे वीडियो दिखाए। अब इनकी औकात है, वहाँ खड़े होके दुनिया भर की बातें। अरे इतना बुरका पहनाते हो, फिर खुद ही उतार लेते हो, फिर नंगा घुमाते हो बाजार में। वाह रे पाकिस्तानियों, वाह, कमाल है पाकिस्तानियों। काय के लिए पहनाते हो? फिर नारे लगा रही थी। खैर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, स्थिति लगभग सब जगह खराब है। आइए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात कर रहा हूं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इस्लामिस्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टू हिंदू मूर्तिज डिस्प्लेड एट सुपर मार्केट, आस्क फॉर रिमूवल। सुपर मार्केट में रखी हैं मूर्तियां, उस पर भी दिक्कत हो गई। और क्या दिक्कत हो गई आइए देखें। ये रियल स्ट्रीट जमात है, इन्होंने लिखा हाजी करीम अली चेयरमैन ASJ इस्लामिक काउंसलिंग फलान ढिकान, डियर ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, आपने जो मूर्तियां रखी हैं वो मूर्तियां गलत है, उन मूर्तियों को हटाइए, इन मूर्तियों को हटाइए। मूर्ति नहीं बेचनी हमको, मूर्ति डिस्प्ले में नहीं होनी चाहिए, पूरे मॉल में कहीं होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। द प्राइस क्लब सुपर मार्केट, टू देयर सरप्राइज दे सॉ हिंदू मूर्तिज एंड अदर हिंदू आइटम्स ऑन सेल, ठीक है ना। ये स्थिति है साहब। आई अर्ज यू टू टेक एक्शन टू इन्फॉर्म अवर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट टू रिमूव दोज आइटम्स फ्रॉम हिज बिजनेस। भैया हटाओ उनको। और ये स्थिति कब है जानते हैं आप? ये स्थिति कब है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ की ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। आइए ज़रा जनसंख्या देख लें। रोमन कैथोलिक 21%, हिंदू लगभग 18.5%, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पेंटिकॉस्टल एवेंजलिकल फुल गॉस्पल 12%, इनको भी जोड़ लीजिए 33% हो जाता है, 18% पे आप हो। और मालूम है इस्लाम कितना? आइए, मुसलमान कितने? इस्लाम 5%, 5% हो गए वो 18%। आप दूसरी सबसे बड़ी आबादी को चैलेंज कर रहे हैं, चौड़े में चैलेंज कर रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 5% हो गए कि ये मूर्ति यहाँ नहीं रहेगी, सुपरमार्केट से मूर्तियों को हटाओ। समझ में आ रहा है आपको? ये तो आप 80% हो इसलिए सामने वाला चुप है, नहीं तो यहाँ पर भी यही सब हो रहा होता, यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ। तो अभी भी कर रहे हैं, 80% होने पे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में झंडे तोड़े जा रहे हैं, रायपुर में झंडा तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तमिलनाडु में, सब जगह हो रहा है ना। तो ये आपको जागना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है। आइए और आगे चलते हैं। तो बाहर की बात हो गई, तो देश के अंदर की बात कर लें। लीजिए साहब,
गुरुग्राम इस्लाम संगठन, इमाम संगठन, गुरुग्राम इमाम संगठन ने 18 जगह चिन्हित कर दी हैं। श्रीमान डीसी साहब, गुरुग्राम विषय, गुरुग्राम में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित स्थानों की सूची निम्नलिखित है। 6/12/2021 को इन्होंने सूची दे दी है, इन जगहों पर नमाज पढ़ी जाएगी। ठीक है, जगह बता दूं, जामा मस्जिद सदर बाजार, फलौदी चौक मस्जिद, पटौदी चौक मस्जिद, ईदगाह राजीव चौक, सेक्टर 57 अंजुमन मस्जिद, भाई मस्जिद के अंदर पढ़ना, बाहर ना निकलना, चोना गांव मस्जिद, शीतला कॉलोनी मस्जिद, शांति नगर गुड़गांव। ये जो शांति नगर गुड़गांव शीतला ये है ना, इनका नाम भी बड़ी जल्दी ईदगाह इस तरह से होने वाला है ना, समझ लेना, थोड़े दिनों में नाम बदलने वाला है। शांति नगर गुड़गांव, सुनहरी मस्जिद, अतुल कटारिया चौक, देवीलाल कॉलोनी, सराय अलविदा मस्जिद, अलावदी मस्जिद, बादशाहपुर कस्बा मस्जिद, ईदगाह कब्रिस्तान, दरबारपुरी रोड, बहादुर शाह, बादशाहपुर, एटलस चौक, HIDC ग्रैंड उद्योग विहार, पीपल चौक, हुडा लैंड फेज 2 उद्योग विहार, स्पाइस जेट के सामने वाला हुडा लैंड फेज 4 उद्योग विहार, लेजर वैली ग्राउंड गुड़गांव, गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 42 हुडा लैंड, पानी की टंकी सेक्टर 69 हुडा लैंड। अब सोचिए, स्पाइस जेट के सामने ये लेज़र वैली, ये तमाम सारी आपकी रिहाइश है, आप ही की रिहाइश है ना। इस जगह जुमे की नमाज पे फिर जुमे की नमाज होने वाली है। तो आप सब ने क्या करना है, सुबह पहुंच जाओ, और क्या है, टेंट वेंट लगा लो, दरियाँ लेके पहुंच जाओ, अपने आराम से पिकनिक मनाओ, एक दिन की पिकनिक बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पिछली बार भी बोला था, कितने लोग गए, इस बार देखते कितने जाते हैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत आने लगी। अब इसके अलावा जो झूठ जो चलता है, वो जब आप जाएंगे तो आपके विरोध में न्यूज़ चलाई जाएगी, वो तो हमेशा से चलनी, कोई नई बात नहीं है, लगातार चलाई जाएगी। तो शुक्रवार को यदि आपके पास समय हो, फ्राइडे को यदि आपके पास समय हो, यदि आप गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं तो प्रयास करें, और ज़्यादा प्रयास करें, और ज़्यादा लोग प्रयास करें। या आप ही को प्रयास करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं कर। सरकार के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, है ना, सरकार के भरोसे कतई नहीं बैठिएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना, इस बात को हमको समझना पड़ेगा, राइट। आइए आगे देखें। कॉप्स स्टॉप मैन ऑन नाइट ट्रेन, नैब वाइफ किलर, नवी मुंबई। एक बंदा लगेज लेकर जा रहा था, उस पर शक हुआ, पुलिस वालों ने रोका तो उसने, द मैन कन्फेस दैट ही वॉज एस्केपिंग आफ्टर किलिंग हिज वाइफ एट देयर स्लम ड्वेलिंग इन DN नगर अंधेरी। अपनी पत्नी का कत्ल करके भाग रहा था, ये उसने मान लिया, कबूल लिया। पुलिस गई तो पता चला हसन पठान 26 साल के ने सेड शी हैज़ बीन विद हिज 20-year-old वाइफ सिंस 2012 से उसकी शादी हुई थी। 20 साल की उसकी पत्नी, शी वॉज स्टिल अ माइनर, जब उसकी शादी हुई थी तब माइनर थी। ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड अंडर द पॉक्सो फॉर दिस एंड लेटर let out on bail. Cops confirmed he strangled and stabbed her on Sunday night. पकड़ लिया गया था भाई, लेकिन उसको बेल पे छोड़ दिया गया, ठीक है ना। हसन पठान, पत्नी को मारा। इनकी पत्नी कौन थी, बात तो ये है, मेन मुद्दा तो इस बात का है। आइए ये आ गए। DN नगर पुलिस on early Monday morning arrested a man for allegedly killing 25-year-old live-in partner and accused identified as Hasan Pathan 26 allegedly slit his partner नेहा गुप्ता's throat। अच्छा, नेहा गुप्ता को मार दिया फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट सेड पुलिस। तो लिव इन बता दिया भैया, उसने लिव इन में रह रहे थे। नेहा गुप्ता का गर्दन काट दी, सर तन से जुदा कर दिया भाई। समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर बाद में दिक्कत आती है। अब मजे की बात देखिए आप, यहाँ साहब वो बता ही नहीं रहे कि मारने वाला कौन है, किसको मारा बता ही नहीं रहे, किसको मारा ही नहीं बता रहे। ये हमारे यहाँ के अखबारों की हालत है, ये हालत है अखबारों की, किसने मारा किसको मारा ये तो ठीक है नहीं बता रहे। एक उनसे भी बड़े वाले हैं, इनसे मिलिए, हिंदुस्तान टाइम्स। रोहतक मैन नैब्ड फॉर शूटिंग एट ब्राइड ऑन हर वेडिंग डे। रोहतक से एक आदमी को पकड़ा, ठीक है ना, गोली चला दी उसने दुल्हन पर। कौन है, किसको पकड़ा? द एक्यूज्ड
साहिल कुमार इज अ रेजिडेंट ऑफ संपला विलेज इन रोहतक। साहिल कुमार को पकड़ा। और देख लेते हैं साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी निकाला, मेन एक्यूज साहिल कुमार। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साहिल कुमार नहीं, इसका असली नाम है मोहम्मद साहिल खान। ठीक है, इसका असली नाम है मोहम्मद साहिल खान, जिसे साहिल कुमार बना दिया गया। ये आपके यहाँ के अखबार हैं, ये आपके यहाँ के लोग हैं, ये आपके यहाँ के न्यूज़ प्रिंट हैं, मीडिया है जो आपको क्या बताता है, किस कदर छुपाया जाता है, किस कदर उसको कुमार बनाकर पेश कर दिया जाता है। मैंने कमाल है, ऐसी भी कौन सी मजबूरी है यार, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप लोगों को उल्टा छापना पड़ता है। इतना कितना पैसा ले लिया, इतना कितना दबे हुए हो कि घर पे रात को शाम को बुला के वो तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हारी पिछाड़ी पे बैंती बैंत मारेगा क्या कि तुमने ऐसा कैसे छाप दिया। इतना डर लगता है, इतने बिके हुए हो, इतने गए गुजरे हो, इतने तलवे चाटते हो आप लोग जाके क्या इन लोगों के कि नाम भी सही नहीं छाप पाते हो। बड़ा दर्द है भाई, कमाल है। एक इंसान कैसे ये स्थिति रहेगी तो क्या ये चलेगा या सरकार चली जाएगी आपकी, देखते हैं। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है ना, क्या जनता ऐसी है या जनता समझदार है? बाबा जी की सुन लें। ये तो देश को भविष्य खराब हुई है और कि अगर भाजपा हार ये तो देश को भविष्य खराब हुई है कि अगर भाजपा हार ये तो देश को भविष्य खराब हुई है और भाजपा जोन बा हराऊ आसान नहीं है। जनता का बड़ी नसीब खराब हो तब मान चला हारे, खराब हो तब तेरी नसीब खराब हो तब मान चला हारे। हाँ बाबा, बात हमारे से के आशीर्वाद है कि भाजपा रोवा रोवा से यह है कि भाजपा आवे नहीं तो सारे अब की चमड़ी नहीं अपनी खूनवा पी गई। सही जी भैया, खून पी गई है, आवे नहीं तो सारे अब की चमड़ी नहीं अपनी खूनवा पी गई, अब की चमड़ी नहीं अपनी खूनवा पी गई। सही जी भैया, खून पी गई है। बाल ब्रह्मचारी योगी मोदी ऐसा आदमी कहाँ देश मिले का नीचे हो के आए हैं। अब इनका अगर ये तिरस्कार कर दे सार नरकों में ठिकाना लागे। भैया हंसा जी गलत है, हसत नहीं है बाबा, हमको खुशी होती है आपकी बात सुन के। आपका रिकॉर्डिंग होता है नाना जी, आपका वो यही हम टीवी में दिखाएंगे, हम भेज दे पे कम मोदी जी योगी जी का। हाँ, योगी मोदी हार है ना, हमारी बात लेके जी है, लेकिन मोदी योगी का हार गए देश का नाश हो गए। या कहा था अयोध्या का रामायण जोन बाप फिर लिया जे बह जब गोली चलवा जो है अयोध्या मकार सेवक के ऊपर तो जोन बाप बदल नहीं सका था तू। हाँ बिल्कुल बाबा, नहीं जान काफी भी बताया। नहीं नहीं एकदम सही कहा था। तो एक बार मोदी योगी जिंदाबाद करें, नाम पे खड़ा है तो बाबा एक बार मोदी योगी जिंदाबाद करें। अरे भैया मोदी तो हमारी कहती 1000 बार जिंदाबादी, फोटो देखे पूछे नहीं पूछित ना। हाँ, मोदी योगी हमेशा जिंदाबाद। तो दादा ने भैया एकदम स्पष्ट कह दिया, यदि बीजेपी नहीं आती तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और जनता की किस्मत बहुत खराब होगी, तभी ऐसा होगा, हरा नहीं पाएंगे बाकी है। तो सबका टारगेट एक ही है, बीजेपी को हराना है। जनता का एक ही टारगेट है, बीजेपी को जिताना है। जीतेगा कौन देखते हैं। लेकिन आइए, चुनाव तो गोवा में भी है, जरा गोवा से भी देख लें क्या पोजीशन आ रही है। बंगाल से बंगाली लोग आने लगे बाबा गोवा में, घूमने नहीं किसी और के लिए। ये पूरी टीम आई है, टीम की टीम आ रही है, गाड़ियां भर भर के लोग आ रहे हैं, गोवा आ रहे हैं बंगाल से। आईपैड में भेजा है कि टीएमसी का काम करने। हाँ, जब टीएमसी का वोट करने के लिए आया है।
वोट करने के लिए आया है। हाँ, सिर्फ टीएमसी का वोट करने के लिए आया है। टीएमसी के कार्यकर्ता हैं साहब, वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी का वोट काटेंगे। कमाल है। लेकिन गोवा के लोग इतने मूर्ख हैं क्या कि इनकी बातों में आ जाएंगे? जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। गोवा का है, आपके पास इलेक्शन कार्ड है वोटिंग करने के लिए, आपको कौन भेजा है? आप गोवा का है? हाँ, तो आप गोवा वाला को है, इधर टीएमसी वाले का लोग किधर है इलेक्शन? आप लोग को क्यों भेजा? तो आप लोग भूमापुत्री है मेरे, तुम लोग क्यों आया इधर? तुम लोग इधर क्यों आया ऐसा? भेजा क्यों भेजा? आप लोग गोवा का नहीं है, गोवा वाला इधर इलेक्शन में बैठने का है, गोवा वाला आना मांगता है ना हमारे घर में देने को। तुम लोग को क्यों भेजा इधर? और तुम कितना पैसा देता है? सही बोलने का तुम लोग को कितना पैसा देता है? 500 रुपये देता है दिन को घूमने को, और उनके पास गोवा वाला कोई नहीं है? हमको क्या मालूम, हम लोग को मार्केट से लेके गया। पहिला हेंका टीएमसी कितें गेला ते? टीएमसी हेंका मार्केटान सानी हेंका हाडल्या भाड्याक 500 रुपये रोज की मिलते हैं भैया, भाड़े पे लाए गए हैं लोग। भाड्याक हाडल्या आनी तेंका 500 रुपया दिता म्हणून सांगतात हिंगासर। आनी हे पळय, हे आमकां घेवन येयल्यात पळय, हे टीएमसीचे घेवन येयल्यात आमकां दिवपाक। पळयात हे गोंयकारांनी पळयात हे टीएमसी। हाँ, इधर गोवा वाला कोई नहीं है तुम लोग के पास। एक तो आप लोग को पता चलना मांगता है ना गोवा वाले का घर किधर है, किसको इलेक्शन है, ऐसा ही देता है तुम लोग। हाँ, मास्क निकालो तुम्हारा, मास्क निकालो 1 मिनट। कोई आदमी लेता है तो हे पळय हे भायले भुमापुत्रीक हेंगा धाडले आमकां पळय, हे कार्ड घेवन धाडपाक। हे पळय दीदीक धाडले हांगासर, दीदी। अगर कोई नहीं लेता है तो नहीं देता हम लोग। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। पर गोवा वाला कोई नहीं मिलता है तुम लोग को? हाँ, गोवा वाला आदमी आना मांगता है ना तुम लोग को देने को है? उसका साथ है। हाँ, उसका साथ है। आमच्या गोंयच्या लोकांनी पळयात हे टीएमसी पळय घांटियांक घेवन येयल्या पळय सगळ्यांक दिवपाक आमकां। हे तेंकां कोण गोंयकार मेवना हिंगासर आमकां दिवपाक। बड़े कमाल की बात है साहब। वोट लेने गए हैं टीएमसी के लोग गोवा में, और बंगाल के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गोवा के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। मतलब वोट गोवा से चाहिए, रोजगार गोवा के लोगों को नहीं देंगे। 500 रुपये रोज के देने पर गोवा के लोगों को नहीं देंगे, बाहर के लोगों को देंगे। पहली बात, गोवा को दीदी बंगाल बनाएगी, देगी। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनको पूरी ताकत लगाकर एक साथ खड़े रहना, उनको इधर उधर नहीं होना है। बात खत्म हो गई है ना। आपको कहीं बटने की आवश्यकता नहीं है। जरा मध्य प्रदेश की बात कर लें। एक न्यूज़ आई, बड़ी खतरनाक न्यूज़ आई भाई, देखिए। स्टूडेंट्स बेयरली एस्केप एज राइट विंग मॉब अटैक्स मध्य प्रदेश स्कूल। मध्य प्रदेश के स्कूल पर अटैक हो गया भैया, राइट विंग के मॉब ने अटैक कर दिया। ओहो, एनडीटीवी को एक खबर मिल गई। अरे मैडम के तो चेहरे की रंगत ही अलग हो गई। सुनिए जरा। Group Bajrang Dal, along with hundreds of locals, were seen barging into a school in Madhya Pradesh and throwing stones. लाली आ गई चेहरे पर साहब, खुशी के मारे। At the building on Monday, claiming religious conversion of students by the Christian Missionary Institution. The violence took place while the students of class 12 were sitting for a mathematics exam. The St. Joseph School in Ganj Basoda town of Vidisha district was targeted after allegations on social media that as many as 8 students were converted by the administration. Cell phone footage showed a huge mob outside the building raising slogans against the school administration. The police... क्या हुआ जरा मैं शॉर्ट में बता दूं। गंज बासौदा में सेंट जोसेफ स्कूल बताया जा रहा है जहां लोगों ने हमला कर दिया। आरोप ये था कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि नहीं, अब इसको भी ज़रा देख लें, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी दिनों से आ रही थी। स्कूल में धर्मांतरण कराने से बाज आए ईसाई रितेश सिंह। मध्य प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूलों में धर्मांतरण का व्यापार कर रहे पादरी, सांध न्यूज़ भोपाल ने बताया। प्रदेश में इन दिनों विदिशा रायसेन
प्रदेश में इन दिनों विदिशा रायसेन सहित अन्य जिलों के धर्मांतरण की खबरें आ रही है। अभी हाल ही में गंज बासुदा में ईसाई मिशनरियों द्वारा शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के धर्मांतरण से माहौल गर्म है। भाजपा नेता रितेश सिंह ने अयोध्या न्यूज़ का हवाला देते हुए ईसाई मिशनरीज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज वेटिकन की शय पर अब स्कूलों के माध्यम से धर्मांतरण करा रहे हैं। तो भाई इनको ये बात आज मालूम चली है। अच्छा चलिए देखते हैं और कहाँ से। 5 तारीख की ये न्यूज़ है। धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का विरोध, 3 सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से कार्रवाई की मांग करी। तो ये सब चल रहा था, लोग बार बार बोल रहे हैं, नाम आ रहा है। सेंट जोसेफ सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 8 हिंदू बच्चों को ईसाई धर्म पद्धति के अनुसार धर्म परिवर्तन कराने का नगर के 3 सामाजिक संगठनों ने, कास्य समाज, दांगी समाज, राजपूत समाज ने विरोध किया। एक न्यूज़ ये हो गई। और देख लेते हैं। मिशनरी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद हुए लोग। लीजिए भैया, लामबंद हो गए लोग, जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? ये कन्वर्जन वाल की आवश्यकता कहाँ है? कथित मतांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। तो भाई हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? धर्मांतरित बच्चों को पहचान कर CWC के समक्ष पेश करें। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने विदिशा जिलाधीश को पत्र लिखकर मांगा जवाब। तो साहब मामला CWC तक पहुंच गया, बाल आयोग तक पहुंच गया। लंबे समय से चल रहा है धर्मांतरण का खेल। आयोग ने कैथोलिक क्षेत्र सागर को लेकर कहा कि यहाँ लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। 5/11/2021 इसकी शिकायत भी मिली है। इसके अनुसार विदिशा जिले के गंजबासुदा स्थित इसकी शाखा बोर्डिंग संस्था उदय दीपम बोर्डिंग गरीब व अनाथ बच्चों के प्रलोभन दे रही है। इनका उद्देश्य अवैध रूप से धर्मांतरण कर इनके केंद्रीय योजनाओं को लाभ से वंचित करना भी है। ठीक है ना, नहीं मिलना चाहिए लाभ। जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनके नाम बदल के उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। तो 31 अक्टूबर को 8 बच्चों को धर्मांतरण कराया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है भाई, अब सुनिए मुद्दे की बात, आज की बात 7 तारीख की। ठीक है, मध्य प्रदेश के हवाले से चर्च ने धार्मिक आयोजन होना स्वीकारा, 8 बच्चों के नाम किए सार्वजनिक। तो जिस बात को लेकर हंगामा हुआ, पब्लिक जिस बात को लेकर पत्थरबाजी पर उतर आई, वो क्यों हुआ? क्योंकि अब तो खुद भी इन्होंने मान लिया, चर्च ने धार्मिक आयोजन होना स्वीकार किया, 8 बच्चों के नाम किए सार्वजनिक भी कर दिए। कौन कौन है आइए नाम देखें। एंजेलो सुनील पिता सुनील आइसक, एंजेलो सुनील पिता सुनील आइसक। दूसरा कौन है? एरिना टापियो पिता देवनिशा टापियो। सोफी खेस पिता वीरेंद्र खेस। अमनदीप तिंगा पिता पास्कल तिंगा। ज्ञानी जोश पन्ना पिता निर्मल पन्ना। तेरेसा पिता धनी। लुकस पिता धनी। नरेश पिता धनी। ठीक है ना, तो धीरे धीरे सामने आ गया सब कुछ। ठीक है ना, तमाम सारे लोगों की इसमें राय भी आ गई है ना। इनका कहना पूरे मामले की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर मोनिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विदिशा, इनका कहना भैया अब इसमें कार्रवाई होगी। मामला क्या है क्या नहीं है उसको पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद इसकी कार्रवाई होगी। ठीक है, ज़रा देख लें इसमें और क्या क्या हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे पहले राष्ट्रीय बाल आयोग कहते थे, है ना, NCPCI, उन्होंने लेटर लिखा उमाशंकर भार्गव IAS यानी कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विदिशा को, और उन्होंने इस पूरी जानकारी दी। उदय दीपम बोर्डिंग के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर 15/11 को, है ना, सागर कैथोलिक डायसिस मध्य प्रदेश मिसयूज़ किया और ऑर्फनेज और इसकी बोर्डिंग इंस्टीट्यूशंस को, और यहाँ पर कन्वर्जन का काम हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है ना। The commission noticed that the NGO has been receiving funding by some suspicious donor organization, namely Missio Austria and Church in Need Germany, that hold evangelization motives. Copy of complaint enclosed. तो तमाम सारे सबूतों के साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चीज़ें दे दी, जिसमें इन्होंने बताया भैया किस किस कानून के अंतर्गत ये गुनाह है, ये गलत है, नहीं कर सकते आप। इसके बावजूद ये है सामने। सबसे मज़े की बात ये है कि जिस डायसिस के बारे में बात हो रही है, वो जो डायसिस है
वो खुद अपने जो उनके क्रियाकलाप है उनमें इसको मानते हैं कि हाँ भैया हम ऐसा करते हैं। सागर डायसिस, 8 चिल्ड्रन ऑफ सेंट जोसेफ परिशगंज बसोदा received the sacraments of first holy communion and confirmation on 31st October 2021। तो ये खुद ही बता रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं कि हाँ हमारे ऐसा हुआ। 8 बच्चे जो हैं उनको सैक्रमेंट्स, अब सैक्रमेंट क्या है तो सबसे पहले हम सैक्रमेंट की परिभाषा ही देख लें, हम क्यों इधर उधर जाएं। हमने बड़ा कष्ट हो जाता है यार जब भी कोई चीज़ दिखाओ ना तो इन लोगों को बड़ा कष्ट, ये यूट्यूब वाले बड़े कष्टकारी लोग हैं। आइए, सेंट एंथोनी ऑफ पाडुआ, इंट्रोडक्शन। सैक्रमेंट्स आर efficacious signs of grace instituted by Christ entrusted to the church through which divine life is given. There are 7 sacraments: baptism, confirmation, अभी इस वाले में confirmation क्या था, दोनों एक ही चीज़ है ना, baptism, confirmation, Eucharist, reconciliation, anointing of the sick, matrimony and holy orders। ये sacraments हैं। अब सैक्रेमेंट क्या है इसको भी समझ लें, आ जाइए यहाँ दिया। सैक्रेमेंट, अ सैक्रेमेंट इज अ क्रिश्चियन राइट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉपुलर इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। देयर आर वेरियस व्यूज एंड एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग इन सच राइट्स। मैनी क्रिश्चियन कंसिडर सैक्रेमेंट टू बी अ विजिबल सिंबल एंड ऑफ द रियलिटी ऑफ गॉड। तो सैक्रेमेंट मतलब वही बैप्टिज्म, वही सब, वो आपने वीडियो देखे ना, जिन वीडियो में वो सागर का ही था, कहाँ का था मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो आए थे, जो जिनका वीडियो हमने दिखाया था। हमने यहाँ पे टैंक भी बनाया, ये सारे लोग यहाँ पर आ गए, इनको बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बैप्टिज्म है ना। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई। तो आपने बैप्टिज्म दिया, आपने उनको कन्फर्मेशन किया, है ना। तो बात तो बैप्टिज्म और कन्फर्मेशन एक ही चीज़ है। सो वाई यू वर डूइंग दैट, इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर आप क्यों कर रहे थे इसका। फिर आपका ये कहना कि नहीं हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, झूठ बोला। इसमें इनके पादरी ने आगे ऐसा बोला है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं हो रहा था। बाद में स्वदेश ने इस बात को, मध्य स्वदेश ने इस बात को छापा कि नहीं ऐसा हो रहा था, उन्होंने इसको स्वीकार किया है, और कम से कम जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब आगे बताते हैं। इंडिया सरपासेस ब्राज़ील एज नंबर 1 फूड सप्लायर टू अरब कंट्रीज 15 ईयर्स लेटर। 15 साल से ब्राज़ील का दबदबा था, अरब कंट्रीज़ को 15 साल से नंबर 1 पर जो सब फूड सप्लायर था वो ब्राज़ील था। 15 साल की बादशाहत तोड़ दी, भारत नंबर 1 पर हो गया। अरब कंट्रीज़ को जो सामान दिया जाता है, खासकर फूड सप्लाईज, वो उसमें हम भारत नंबर 1 बन गया है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि आटे पर हलाल का निशान है, इस पर हलाल का निशान है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने उनको समझाया हलाल का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बायर ऐसा होता है जो कहता है मुझे हलाल सर्टिफाइड चाहिए, तो वो एक सर्टिफिकेट 20-25 हज़ार या 15 हज़ार या 5 हज़ार जितने का भी होता होगा, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद लाखों करोड़ों का लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जो मैं आपसे कहता था, ये उसकी यहाँ पर तस्दीक हो गई, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो जो सर्टिफिकेट जो उसके ऊपर छपता है, क्योंकि पन्नी इकट्ठी छपती है तो उस पर छपवा लिया जाता है। एक एक पैकेट अलग अलग नहीं छपवाता। आदमी कहता है एक बार में ही छप रहा है तो ठीक है भाई, एक बार में छप जाए। अब जरा समझ लीजिए, पन्नी पे छपना और नॉर्मली छपने में बहुत फ़र्क होता है। पन्नी में जो प्रिंटिंग होती है वो ड्रम के थ्रू होती है, रोलर्स के थ्रू होती है ना, रोलर ड्रम्स होते हैं। वो एक ड्रम बहुत महंगा पड़ता है, मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये के आसपास का। 4 कलर में आप छपवाते हो तो इंटू 4 कर लीजिए। इसके बाद अगर आपने 2 स्पेशल कलर चला लिए, है ना, तो 6 हो गए, ठीक है ना। तो ये इतना महंगा काम होता है, और फिर ये कोई 9 टन 10 टन से नीचे तो छापेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ा अफेयर होता है। तो आदमी सोचता है कि चलो यार एक बार में छपवा लो सारे सर्टिफिकेट एक बार में, इसलिए एक बार में सारे सर्टिफिकेट होते। तो जो लोग वहाँ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो हलाल वाला, उनको सप्लाई देकर भारत नंबर 1 पर पहुँच गया, ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया सरपासेस ब्राज़ील एज नंबर 1 फूड सप्लायर टू अरब नेशंस आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। 15 साल में नंबर 1 पर पहुँच गया, ठीक है, भारत नंबर 1 पर पहुँच गया, ठीक है। अब लोग सोच रहे हैं कि यूएई तो भैया सबसे खालिस लोग हैं ना, खालिस मुसलमान। देखो भैया क्या होने वाला है। जस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई विल मूव इट्स वीकेंड टू सैटरडे एंड संडे इफेक्टिव जनवरी 1, 2022। 1 जनवरी 2022 से यूएई
अपना वीकेंड, जो अभी जो छुट्टी का दिन है वो जुमे का होता है, फ्राइडे का होता है, उसे हटाकर सैटरडे और संडे को वीकेंड बनाएंगे, यानी वर्ल्ड के साथ अलाइन करेंगे। लाहौर पे बिरला कूदत, असली वाले हो गए, असली वाले हो गए। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक है, तो ये हालत है। और देख लेते हैं। यूएई टू शिफ्ट सैटरडे संडे वीकेंड इन लाइन विद ग्लोबल मार्केट्स। वीकेंड को सैटरडे संडे कर रहे हैं। हो गया कल्याण। बताओ भैया, ये स्थिति है। आइए इंसानियत क्या होती ज़रा देख लें, किस प्रकार से इंसानियत है, ज़रा इसको देखें। हम लोग इंसानियत भूल गए। ज़रा देखिए, ऑटो वाले का टायर पंचर हो गया और इसमें प्रेग्नेंट वुमन बैठी थी, हॉस्पिटल जाना था इसको। अब क्या होता है, हाथ देता है, कोई रुकने को तैयार नहीं। ऑटो वाला भी नहीं रुक रहा साहब, ऑटो वाला भी चला गया। कम से कम एक बार रुक के पूछ तो लेते। चलिए, एक गाड़ी वाला रुका, इसने बैक किया, इसकी बच्ची उतरी, भैया देखो क्या प्रॉब्लम है। बच्ची ने उतर के देखा, दौड़ कर गई, पानी निकाला, बोतल निकाली पानी की, बोतल दिया, पानी पानी पी लो। तब तक ये वहाँ बात करता रहा, बोले भैया इनको छोड़ दो, मेरी ऑटो ख़राब हो गई है। सोचिए कितनी भयंकर परिस्थिति में फंस गई ये लेडी। इसको मालूम नहीं होगा कि ये ऑटो पंचर हो जाएगा आगे जाके। इसी गाड़ी में से एक और सज्जन उतरते हैं, फिर देखते हैं क्या हो गया। इन्हें मालूम चलता है इस लेडी को उठाया और ये उठा के अपने साथ कार में ले गए और इन्होंने उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो जब भी आपको कोई रास्ते पे रोके, कम से कम दिन में, मैं रात की तो बात नहीं करता, सुनसान हाईवे की बात नहीं करता, एक बार ज़रा रुक कर, भले आगे जाकर सही, एक बार ज़रा देख लिया कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं किसी को आवश्यकता है। ये देखिए, ये स्पीड में भागे इसके बाद सभी लोग, और ये इसकी जान बच गई। दिस ऑटो वाला इज़ अ स्क्रिप्टेड वीडियो, क्रिएटर्स हैव रिटन इन डिस्क्लेमर। कोई बात नहीं, इसके बावजूद हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कईयों बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। ये चीज़ें जो हैं बहुत बार होती है जब लोग ध्यान नहीं देते हैं। डिमांड कम्स फ्रॉम मार्केटिंग, हाँ बिल्कुल एकदम सही है, डिमांड कम्स फ्रॉम मार्केटिंग, और मार्केटिंग हमको करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन उनके पैसे का होता क्या है वो भी देख लें। लीजिए साहब, ये आ गए कोरे स्टैम्प पेपर, जान जा चुकी है, अंगूठा लगाया जा रहा है टकाटक। ये लो भैया, इसलिए अपने रहते ही दान पुण्य कर लो भैया, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो जाए कहीं, ऐसी स्थिति ना बन जाए। I was saying in terms of religious symbolism, sir, else the context, objective and significance of Janu for us is completely another level. हाँ देवव्रत जी, इसीलिए मैंने उसको कंपेयर नहीं किया सर ना। ये स्थिति है साहब, क्या बोलें आप इसको। इंसानियत तो खैर क्या बोलें, मतलब किस हद तक समाज गिर चुका है, किस हद तक समाज गिर चुका है, ज़रा इसको देखिए आप। चले खैर, जिनको पैसे का इतना ही शौक़ है उनके लिए पैसे की जुगाड़ लाया हूँ मैं। जिनको पैसे का इतना शौक़ है, आओ पैसों का पेड़ देख लो भाई, पैसे ही पैसा। ये देख गाइस, ये फेक वीडियो नहीं है, देखिए
इसके अंदर है ये लो, मनी, पैसा ही पैसा। और ये देखिए गाइस, इसके अंदर भी है मनी, पैसा ही पैसा, मजे करो। ये देखें। करेले में से भी पैसा है। करेला पसंद नहीं है ना, देखो करेला पसंद हो जाएगा आज। लो भाई ऐश करो। और ये देखें, ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें। खुश मत हो जाना, ये सारे फेक वीडियो ही हैं। उसमें कह रहे हैं फेक वीडियो नहीं, सारे फेक वीडियो ही हैं। तो भाई ऐसा पेड़ उगने लगे और ऐसे करेले होने लगे तो कौन ना चाहेगा। और जब कितने खुश हो गए लोग, ऐसा नहीं सिर्फ आप खुश हो, ऑटो वाला भी खुश हो गया, बड़ा ज़बरदस्त खुश हो गया। देखिए इस ऑटो वाले को कितना खुश हो गया, पैसा देखा उसने, बिल्कुल खुशी के मारे उछल पड़ा। नहीं दिखा होगा ना, अब क्लोजअप में दिखेगा। ये आया रजनीकांत, ये देखो पैसा देख के इतना खुश हो गया। ये ले भाई, ये गजब। इतनी भी खुशी अच्छी नहीं भाई, ऐसे एकदम से दौड़ पड़े। ये वासे में लगता है, पैसा देखा नहीं कभी, पैसा देखा तो बिल्कुल पगला गए। वैसे रजनीकांत स्टाइल में ना चलाया करो ऑटो भैया, तो किस्मत अच्छी थी, बच गया बाल बाल, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाते। सर्दी किस किस को लग रही है इस समय, टनाटन सर्दी है। आपकी सर्दी भगाने की जुगाड़ लाया हूँ। जिस जिसको सर्दी लग रही है, अब सर्दी नहीं लगेगी शायद। अरे भैया क्या ताकत है आध्यात्म की, हैरान हूँ मैं देखकर। इनको देखकर तो मुझे ठंड लग गई। लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बताइए। क्या गजब की बर्फ पड़ रही है लगातार, ऐसा नहीं बर्फ नहीं पड़ रही है। इनको देख देख के किसको ठंडी और लग गई भाई, मुझे तो लग गई बड़ी ज़ोर से। मुझे तो लग गई बड़ी ज़ोर से। किसी ने पूछा विच प्लेस इज़ दिस, पहचानिए कौन सी प्लेस है, पहचानिए। पहचानने में आई? हाँ, हर हर महादेव, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया पहचान में आ गया लोगों को। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो चलते चलते एक गाना आपको दिखाता हूँ, मस्त है आज की राजनीति पर। जिसने भी बनाया भाई उसको हेड्स ऑफ। बड़े गजब गजब के आप लोग मीम्स बनाते हो, इतने सारे लोग हैं इसके अंदर, देखिए ज़रा, आनंद लीजिए। मेरे राम भक्तों पे गोली चला के जिसने भी आग लगाए, फिर क्यों आस लगाए, तो फिर क्यों आस लगाए। ये मेरे धर्म की आशा नहीं किसी नेता की भाषा, लोगों को पल पल सताए, ये उन्हें नाच नचाए। हाँ, फिर से सीएम बन के मेरे अंधे यूपी में दीप जला के कर दे उजाला, कर दे उजाला। क्या क्या नहीं बनाते लोग यार। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।